दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मर्डर केस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आज तक कई सालों बाद भी अनसुलझा ही है। कोई नहीं जान पाया उस मर्डर के पीछे किसका हाथ था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस मर्डर के बारे में। तो उस मर्डर का नाम है टेम्स टॉरस मर्डर केस। कोई नहीं जानता कि टेम्स टॉरस मर्डर के पीछे कौन था। क्या ये हत्या जैक द रिपर का काम था, या 1880 के दशक में लंदन की सड़कों पर चलने वाला एक और सीरियल किलर था। 5 सितंबर 1873 की सुबह एक टेम्स पुलिसकर्मी ने बटेरसी वाटर कवर्कस से कुछ दूर एक महिला के धड़ का बायां हिस्सा पाया। धड़ का दाहिना हिस्सा अगले दिन ब्रंसविक घाट से पानी में तैरता हुआ पाया गया। फुफ्फुस का एक सेट, फेफड़े, चेहरे का मांस और त्वचा, एक खोपड़ी, एक दाहिनी जांघ और एक दाहिने कंधा, एक हाथ के हिस्से के साथ जुड़े हुए अवशेष सभी बाद के हफ्तों में खोजे गए थे। यह केस टेम्स टॉरस मर्डर के रूप में जाना जाने वाला पहला शिकार था। शरीर के अंगों को देखकर यह लग रहा था कि यह काम किसी सर्जिकल कौशल के साथ किया गया था, और पहले कुछ लोगों का मानना था कि यह मेडिकल छात्रों द्वारा किया गया एक भीषण प्रैंक था। पुलिस सर्जन डॉक्टर केम्सटर ने शरीर के अंगों को फिर से इकट्ठा किया, क्योंकि वह पीड़ित की उम्र, रहने की उपस्थिति और यहाँ तक कि मृत्यु के पीछे के कारण को जानना चाहते थे। महिला की हत्या के बारे में जानकारी के लिए $200 का इनाम पेश किया गया, लेकिन कोई भी इस पर दावा करने के लिए आगे नहीं आया। 21 सितंबर को इस अज्ञात पीड़ित के शरीर को बैटरसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। उसके बाद भी टेम्स नदी से अन्य शरीर के अंगों को बरामद किया गया था। अज्ञात लाश के हाथ और खोपड़ी कभी नहीं मिले थे। अगले वर्ष जून में पुटनी के पास टेम्स नदी पर एक और महिला के शरीर के अवशेष तैरते पाए गए। फिर से पीड़ित की पहचान नहीं की जा सकी, और फिर से हत्यारा पुलिस के हाथ नहीं आया और न ही सजा हो पाई। हालांकि हत्यारे ने तीसरी बार हमला नहीं किया है, यानी एक दशक से अधिक समय बाद तक हमला नहीं किया था। मई 1887 में एक महिला के धड़ को रहनम के पास टेम्स नदी से बाहर निकाला गया था। उस भीषण खोज के तुरंत बाद लंदन में कई स्थानों पर एक ही शरीर से संबंधित अन्य भाग बिखरे पाए गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल जो हिस्से गायब थे वे सिर और ऊपरी छाती थे। डॉक्टर मौत का कारण या स्पष्ट मकसद देने में असमर्थ थे। खून करने का पैटर्न एक सा लग रहा था। अगस्त 1888 में विक चैपल में रिपर हत्या शुरू हुई, और जल्द ही एक और धड़ की खोज की गई जहां न्यू स्कॉटलैंड का निर्माण किया जा रहा था। एक बार फिर यही माना जाने लगा कि किलर के पास सर्जरी करने की डिग्री थी। डॉक्टर चार्ल्स सिबल, जिन्होंने हथियारों में से एक की जांच की, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि हाथ एक व्यक्ति द्वारा काटा गया था जो कि शरीर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं गलत था। खूनी निश्चित रूप से जानता था कि वह क्या कर रहा था, जो जानता था कि जोड़े कहाँ थे और उन्हें नियमित रूप से कैसे काटे। एक अन्य धड़ को 4 जून 1889 को हॉर्सिल डाउन में टेम्स के बाहर निकाला गया था। एक महिला के धड़ का हिस्सा अल्बर्ट ब्रिज, चेल्सी के नीचे पाए जाने वाले एक बाएं पैर हॉर्सली डाउन में टेम्स से निकाला गया था। नदी में बाद के दिनों में गंभीर पहेली के अधिक टुकड़े छोड़ दिए। 17 जून को पूछताछ में यह कहा गया कि जिस तरह से खून हुआ है वह किसी सर्जन के कौशल को दर्शाता है। पीड़ित का सिर कभी नहीं मिला। उसकी पहचान चेल्सी के एलिजाबेथ जैक्सन के रूप में की गई। फिर भी इस बात का कोई सबूत कभी सामने नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई या उसका हत्यारा कौन था। जुलाई 1889 में ये थोड़े समय के लिए लग रहा था कि जैक द रिपर अपने भयानक काम पर वापस आ गया है। एलिस मैकेजी की लाश केशल नदी में पाई गई। एग्जामिनेशन करने वाले रोगविदों में से एक थॉमस बॉन्ड रिपर को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन उनके सहयोगी जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स, जिन्होंने 3 पिछले रिपर पीड़ितों के शव की जांच की थी, वे असहमत थे। इसके तुरंत बाद 10 सितंबर को विक चैपल में एक बार फिर द पिचिंग स्ट्रीट धड़ की खोज हुई। हालांकि यह अपराध एक अन्य प्रमुख महिला, इस समय एक रेलवे मेहरबार के नीचे शुरुआत में केस का काम करने वाले समान जासूसों के साथ एलिस मैकेजी की हत्या से जुड़ा था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह रिपर की तुलना में टेम्स हत्याओं के जैसा ही था, बट यह केस आज भी